हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अभी इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हमने देख लिया था कि हम किस तरह से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम उसका एक और उदाहरण देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, और उससे आगे का जो भी हमारा लेसन है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये येलो कलर का होता है। अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उत्पाद होते हैं उनमें उनके परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेड का जो एटम है वो कितना है, यानी परमाणु कितने हैं, 1। यह हमें कैसे पता लगा, देखिए इसके ना तो आगे की तरफ कुछ लिखा हुआ है नंबर, और ना इसके सबस्क्रिप्ट में, मतलब कि ना तो इसके यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। फिर आई यानी कि आयोडाइड, इसके कितने एटम है, 2, यानी परमाणु कितने हैं इसके, 2। तो यहाँ पर हमारे लेड के थे 1 और आयोडाइड के थे 2 एटम्स। अब यहाँ पर पोटेशियम के देखिए, तो पोटेशियम का क्या है, सिंगल। और एन का देखिए नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ भी सिंगल है। और ओ के लिए देखें तो ओ के कितने हैं, 3। अब हम चलेंगे अपने अभिकारकों वाली साइड पे। तो यहाँ पर देखिए लेड के कितने हैं, सिंगल, तो ये तो बैलेंस है। नाइट्रोजन के लिए देखिए कितने हैं, यहाँ तो सिंगल है लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, 2, तो ये कितने हो गए इधर साइड पे, 2। फिर ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन के ब्रैकेट के अंदर है 3 और बाहर ब्रैकेट के क्या है, 2, तो इनकी क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 6। फिर पोटेशियम के देखिए सिंगल है, और आयोडाइड के लिए देखिए वो क्या है, 2, सॉरी 1। अब देखिए, ये हमारा बैलेंस है, ये अनबैलेंस है, मतलब कि ये संतुलित है, ये असंतुलित है, ये भी असंतुलित है, ये संतुलित है और ये असंतुलित है। तो देखिए, आयोडाइड को आप यहाँ पर 2 कैसे बना सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई के आगे, तो यहाँ पर हो गया 2 के आई, तो ये तो हो गया बैलेंस। अब देखिए, यहाँ पर आपने जब 2 के आई लिखा तो आई के तो हो गए 2 एटम और पोटेशियम के भी 2 हो गए, लेकिन हमारे उत्पाद साइड पोटेशियम के एटम कितने थे, सिंगल। यहाँ कितने एटम थे, सिंगल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 के NO3। तो इसका मतलब है ये भी बैलेंस हो गया अब हमारा। अब देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के अब कितने हो गए, 2, और इधर साइड पे नाइट्रोजन के कितने थे, 2, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। फिर इधर साइड ऑक्सीजन के थे 3, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो गए, 6, और उधर तो पहले ही 6 थे, तो ये भी हो गया बैलेंस। तो इस तरह से जो हमारी सारी इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस। अब मैं इसे साफ साफ लिख देता हूँ। PbNO3 2 प्लस 2Ki एरो PbI2 प्लस KNO3
3 2KNO3। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अभी आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम बैलेंस करेंगे यानी संतुलित करेंगे तो हमें उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में ज़रूरी लिखना होता है। भौतिक अवस्थाएं कैसे, क्या ये ठोस है, क्या कोई इनमें से द्रव है, क्या कोई इनमें से जलीय है, जलीय मतलब कि पानी में घुला हुआ जिसको हम एक्वस बोल देते हैं, या कोई इनमें से गैस है। तो ये हमें लिखना यहाँ पे पड़ेगा। तो ये क्या है, एक्वस, ये पानी में घुले हुए सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, सॉरी ये एक्वस नहीं है, सॉलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्वस। तो इस तरह से हम इसे बैलेंस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम पढ़ेंगे अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ इसके नाम से आपको पता होगा, संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा अभिकारकों को जोड़कर उनका संयोजन कर कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे आप क्या करते हो, घर में सफ़ेदी करते हो, तो सफ़ेदी करने के लिए आप क्या लेकर आते हो बाज़ार से, चूना, जिसको हम बोल देते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और अगर उसका रासायनिक सूत्र देखें तो वो क्या होता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। फिर आप क्या करते हो, उसको पानी में डाल देते हो थोड़े टाइम के लिए। तो आपने देखा होगा कि उसमें से क्या हो जाती है, हीट निकलती है, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और जब वो टेम्परेचर धीरे धीरे स्लो हो जाता है तो हमें उसमें से एक पदार्थ मिलता है जो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है किसका, संयोजन अभिक्रिया का। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, दो अभिकारकों को यूज़ किया, यानी उनके बीच में एक अभिक्रिया करवाई, और फिर हमें क्या मिला, एक सिंगल यानी कि एक उत्पाद जो है वो बनता हुआ मिला है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब इसको आप अपनी दीवारों पर कर लेते हो, यानी वाइट वॉश कर लेते हो, सफ़ेदी कर लेते हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलके एक पदार्थ का निर्माण करता है जो क्या होता है, CaCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर संगमरमर। ये संगमरमर का भी सूत्र होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब और हमारे पास क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कोयले का दहन या फिर पानी का बनना। ठीक है, ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं किसके, संयोजन अभिक्रियाओं के। कोयले के दहन वाली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में कैल्शियम लिया है, ऑक्सीजन लिया है, दोनों की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में क्या हुआ, हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन लिया और हमें मिला क्या, पानी यानी कि जल। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ को जोड़कर या संयोग करके एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपने यहाँ पर ऊष्मा निकलती हुई दिखी थी, जो अभी हमने उदाहरण देखा था। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निकलती हुई दिखाई दे, उनको हम क्या बोल देते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें से हमें क्या दिखाई दे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ हम मीथेन यूज़ करते हैं। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया, जलाया, तो उसके जलने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, वाटर का निर्माण हुआ यानी कि गैसियस फॉर्म में, और ऊर्जा निकली। और ये जो ऊर्जा है वो किस फॉर्म में निकलेगी, हीट की फॉर्म में। तो जहाँ पर आपको हीट निकलती हुई दिखाई दे,
उस या ऊष्मा निकलती हुई दिखाई दे, उस वाली अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब एक जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि जो श्वसन है क्या वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अगर है तो क्यों है या कैसे है? तो देखो, हम सभी जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है और मतलब कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊर्जा हमें खाना खाने से मिलेगी। तो जब हम कोई खाना खाते हैं वो पाचन क्रिया के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के साथ कार्बोहाइड्रेट में बन जाता है। और वो कार्बोहाइड्रेट किस तरह का होता है? ग्लूकोज की तरह का। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है? ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा? जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और साथ में क्या बनाएगा? हमारी बॉडी में लिक्विड यानी कि जल। और हमें क्या देगा? ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होगी वो किस फॉर्म में होगी? ऊष्मा की फॉर्म में। तो इसलिए जो श्वसन है वो भी हमारी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक इसका और एग्जांपल है, आपने कंपोस्ट के बारे में सुना होगा। जैसे कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है, तो वो कैसे बनाई जाती है? जो सब्जियां वगैरह होती हैं उनको विघटित करके, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको गड्ढे में डाल कर रख देते हैं, पानी वगैरह डाल के उसमें। तो वो जब गल जाते हैं या विघटित हो जाते हैं तो हमें एक ऊर्जा की फॉर्म में, या ऊर्जा कह सकते हो आप, मिलती है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगली जो हमारी अभिक्रिया है वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन का मतलब होता है कि बांटना, यानी कि तोड़ना, उनको अपघटन करना उनका। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम एक उत्पाद से, और सॉरी, एक अभिकारक से बहुत सारे उत्पाद का दो या दो से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब हम इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे? हमने फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? फेरस सल्फेट का। तो फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा प्रदान करेंगे तो ये किस में बढ़ जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। तो देखिए यहाँ पर क्या था? एक अभिकारक था और ये किस में बट गया? 3 उत्पाद में। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वह एक वियोजन अभिक्रिया होती है। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर हम इस अभिक्रिया को करवाने के लिए, वियोजन अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं हम उसे? ऊष्मा, या फिर प्रकाश, या फिर आप कह सकते हो बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? इसका विघटन। अगला जो हमारा उदाहरण है वो देखिए, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी चूना पत्थर को, जब आप ऊष्मा दोगे तो ये किस में बढ़ जाएगा? दोबारा से बुझे हुए चूने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये हमारे पास उदाहरण थे किसका? वियोजन अभिक्रिया का। अब यहाँ पर एक और अभिक्रिया हमारे को मिल जाती है, वो क्या है? जब आप किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या करते हो? अवशोषण। क्या करते हैं? अवशोषण। मतलब कि ऊर्जा जो है वो सोख ली जाती है, यानी ऊष्मा जो है सोख ली जाती है। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये हमें दिखाया गया है कि किस तरह से हम अपघटन कर रहे हैं विद्युत का इस्तेमाल कर कर। तो ये 3 तरह से हम अपघटन कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में। यहाँ पर देखिए, प्रकाश का उदाहरण दिया है हमें। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल।
एक आपको अभिक्रिया का ध्यान रखना है, ये अभिक्रिया कहाँ यूज़ होती है, जो हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है जिसको हम बोलते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। अब जो हमारी अगली अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें जो हमारी ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को उनके विलयन से क्या कर दें, विस्थापित, मतलब कि उनकी जगह ले ले। जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं वो क्या कर लें, कम क्रियाशील धातुओं की जगह ले ले, यानी कि उनको उनके सोल्यूशन से अलग कर दे, विस्थापित कर दें। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, हमने क्या करना है, एक लोहे की जो कील होती है उसका इस्तेमाल करना है, जो किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की। अब हम क्या करेंगे, उसे एक कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे, जो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। जब हम इस कील को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जो हमारा आयरन होता है यानी लोहा, वो क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को क्या कर देगा, उसके विलयन से विस्थापित, यानी कि जो ये ब्लू कलर है, नीला कलर है, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फेड, यानी कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मलिन, हिंदी में अगर कहें तो मलिन। तो इसने क्या कर दिया, आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से यानी विलयन से विस्थापित। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और भी हमारे पास उदाहरण है, जैसे जिंक के लिए, जैसे लेड के लिए। अगला हमारी जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डबल, यानी कि दो बार क्या होगा, विस्थापन। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इस द्विविस्थापन अभिक्रिया से हमारे पास एक और अभिक्रिया निकली है जिसे हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक जल में अविलय पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं अवक्षेप, अवक्षेप का निर्माण हो, उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम क्या कह देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। तो जब इनकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें बैरियम सल्फेट जो है एक जल में अविलय, यानी कि जल में जो घुल नहीं सकता, वो मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे बैरियम सल्फेट, यानी कि ये क्या होगा, इसमें अवक्षेप। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और यही उदाहरण हमारा किसका है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अब देखो यहाँ पर इनकी हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं या व्याख्या क्या कर सकते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें आयनों का, जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, वो अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए, Na यहाँ पर क्या था, SO4 के साथ, और अब Na कहाँ चला जाएगा, Cl के साथ। यहाँ आयन्स का आदान प्रदान हुआ। सेम यहाँ पर Ba जो है वो SO4 के साथ चला गया, तो यहाँ भी आयन्स क्या हो गया, आदान प्रदान। तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखने वाले हैं उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन क्या होता है, जहाँ पर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो और हाइड्रोजन की जो है कमी हो, वहाँ पर क्या होता है, उपचयन। और जहाँ पर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहाँ क्या होता है, अपचयन। तो ये हम कैसे देखने वाले हैं, तो देखिए, हमने एक उदाहरण लिया है, कॉपर और ऑक्सीजन। यहाँ कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रही थी। अब अगर हम उत्पाद साइड देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई,
तो उसका तो क्या हुआ है, उपचयन। तो यानी यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो CO के साथ क्या था, ऑक्सीजन थी, और यहाँ जाकर क्या हो गया, हट गई ऑक्सीजन। तो यानी कि यहाँ पे CO का तो क्या हुआ है, अपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन। तो ये होता है हमारा उपचयन और अपचयन। अब जो ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो उसे हम बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो ये हमारा उदाहरण था किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया का। अब जो हमने उपचयन देखा है, तो उपचयन अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो सबसे पहला है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोहा जब आप नया नया लेकर आते हो कोई भी लोहे से बनी हुई चीज़, तो वो क्या होती है, चमक प्रदान करती है, चमकती है पूरी। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है उसकी चमक धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वो लोहे की वस्तु है वो क्या करती है, जो हवा में नमी है या फिर एसिड हैं, उनकी वजह से क्या हो जाता है, अम्ल वगैरह या आर्द्रता जिसको हम कह देते हैं हिंदी में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो उनसे मतलब उनके जो है कॉन्टैक्ट में आ जाती है, यानी संपर्क में आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, उस पर एक लेयर बन जाती है, यानी एक परत चढ़ जाती है। उसी परत को हम क्या बोलते हैं, जंग, यानी कि मतलब उसमें क्या हो गया, उसका संक्षारण। और लोहे का जो संक्षारण होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। और लोहे पर जो जंग लगता है वो कैसा होता है, लालिमा युक्त भूरे रंग का। ठीक है, लालिमा युक्त भूरे रंग का। अब और जो हमारी धातुएं हैं उन पर भी जंग लगता है, जैसे कॉपर जो है, कॉपर पर लगता है हरे रंग का, और जो हमारा सिल्वर है यानी चांदी, चांदी पर लगता है काले रंग का। अब हम संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, तो पहला है कि आप पेंट कर कर रोक सकते हो, अपनी जो भी धातुएं हैं उन पर आप पेंट कर सकते हो। दूसरा हमारे पास होता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, एक जिंक धातु की जो परत है वो उस धातु पर लगा देते हैं, जिसको हमें जंग से बचाना होता है। तीसरे में हम क्या कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर हम जो मेटल है हमारी यानी धातु है उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। दूसरा जो इसका उदाहरण है या इसका जो प्रभाव है उपचयन का, वो क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जैसे हमारी धातुओं को जंग लगता है उसी तरह से जो हमारा खाना है जो तेल से बना होगा या वसा युक्त जो खाना होगा उसको भी जंग लग जाता है। लेकिन जंग कैसे लगता है, वो थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाती हैं, उनका स्वाद बदल जाता है और उनमें से बदबू आने लगती है या गंध आने लग जाती है। तो हम क्या कहेंगे, वो क्या हो गया है, विकृत गंधी। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारा तेलीय या वसायुक्त खाना है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, जिससे उस खाने का क्या हो जाता है, उपचयन, और वो खाना क्या हो जाता है हमारा खराब। अब उपचयन को हम कैसे रोक सकते हैं, उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिला सकते हैं। दूसरा, उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। तीसरा, उसको हम जो हमारे एयर टाइट कंटेनर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वायुरोधी बर्तन, उनमें हम उसे रख सकते हैं। तो इस तरह से हम उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। बाकी जो इसके ये प्रश्न हैं बीच बीच में से जो पेज के प्रश्न हैं इसके, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।